हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के हमारा 42वें नंबर के टेस्ट पर अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जल एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्हीं के विषय में स्टडी करते हैं। तो जुड़ जाइएगा इस टेस्ट में, 42वें नंबर के टेस्ट पर। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में। इसके बाद विश्व बैंक ने आपदा को किस प्रकार परिभाषित किया है, उसके विषय में। फिर भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक क्या कौन कौन से हैं, इनके विषय में। फिर इसके बाद आ जाते हैं रासायनिक एवं विस्फोट जनित आपदाओं के कारणों की व्याख्या करेंगे। इसके बाद प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप जैसे आपदाओं की तीव्रता को बढ़ रहा है, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक टेस्ट को हम अच्छे से डिटेल में अध्ययन करते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक निकाय बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक निकाय बनाए गए हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इनका गठन किया गया है 27 सितंबर 2006 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत इसे बनाया गया है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक निकाय बनाए गए हैं। इनके अध्यक्ष होते हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री। इनका गठन किया है 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक ने आपदा के विषय में क्या परिभाषित किया है। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने अपना गाइडलाइन दिया है कि आपदा अल्पकालिक एक साधारण घटना है। आपदा एक असाधारण घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर देती है। देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देती है। तो इस प्रकार विश्व बैंक ने परिभाषित किया है कि आपदा अल्पावधि की एक असाधारण घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर देती है। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन के लिए कौन उत्तरदायी है। इसके एक एक टर्म पॉइंट को समझते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि मानवीय कारक, मानव की वजह से क्या क्या नुकसान होता है और प्राकृतिक वजह से क्या होता है। तो प्राकृतिक कारक के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्षा की अधिकता। जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तब वहाँ पर भूकंप आ जाती है और सुनामी बहुत सारे आ जाते हैं। इस कारण से वहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्या को देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम देखें कि मानव किस प्रकार विनाश को जन्म देती है। तो यहाँ पर मानव क्या होता है कि वनों का अत्यधिक विनाश कर देता है, इसलिए अनियोजित भूमि का प्रयोग हो जाता है। वन क्या है कि वन मनुष्य बहुत सारे कटते जा रहे हैं, इस कारण वहाँ से वन जो भूमि में जकड़े हुए होते हैं उनके जड़ वहाँ पर वे काट दिए जाते हैं। जिस प्रकार वहाँ की जड़ें हिल जाती हैं, वहाँ पर मृदा की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश से वहाँ की मिट्टी बह जाती है, इस कारण वहाँ पर भूकंप की संभावना या बाढ़ की प्रभाव बढ़ जाती है। अगला है कि रासायनिक एवं विस्फोट जनित आपदाओं के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसमें है उद्योगों की अनियोजित विकास, उचित प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों के
साथ मानवीय त्रुटियों की तकनीकी कुशलता का अभाव है। प्रबंधकों द्वारा निर्धारक मानकों की अवहेलना करना। औद्योगिक क्षेत्रों का मानव बस्तियों के निकट स्थापित होना। जोखिम युक्त औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान से जन सामान्य का अनभिज्ञ रहना। तो इस प्रकार उपयुक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त कभी कभी इस प्रकार की दुर्घटनाएं कुछ प्राकृतिक कारणों जैसे मान लीजिए बाढ़ हो गया, भूकंप, आग लगने के कारण भी घटित हो जाती है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है कि रासायनिक एवं विस्फोट जनित पदार्थों के कारणों की व्याख्या करना है। इसमें परिभाषित किया गया है कि औद्योगिक की अनुचित विकास है, उचित प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों के साथ मानवीय त्रुटियों व तकनीकी कुशलता का अभाव है, प्रबंधक द्वारा निर्धारक मानकों की अवहेलना, और चौथा है कि औद्योगिक क्षेत्रों का मानव बस्तियों के निकट स्थापित होना, पांचवा है कि जोखिम युक्त औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान से जन सामान्य का अनभिज्ञ रहना, उपयुक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त कभी कभी इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों जैसे कि बाढ़, भूकंप, आग लगने के कारण घटित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है 11 मार्कर में कि प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप जैसे आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रकृति के साथ मानव ऐसा कौन सा कार्य किया है कि उन्होंने अपने विनाश को जन्म दिया है। जैसे मान लीजिए आपदा को बढ़ाया है, तो यहाँ पर आपदा को परिभाषित किया जाता है कि आपदा एक अचानक आने वाली विपरीतपूर्ण घटना है जो किसी समुदाय या समाज की गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित करती है। इसे परिभाषित कैसे किया जाता है कि आपदा एक अचानक आने वाली विपरीतपूर्ण घटना है जो कि किसी समुदाय या समाज की गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित करती है। और यहाँ पर यह है कि यह भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनती है। इसका यही उदाहरण है कि आपदा आती है तो बहुत सारी नुकसान हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि भौतिक भी और आर्थिक और पर्यावरणीय सभी प्रकार से नुकसान ही नुकसान आता है। इन सभी का सामना समुदाय या समाज अपने संसाधनों द्वारा करने में असमर्थ होता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं प्राकृतिक और दैवीय मानी जाती हैं। यानी कि आने के कारणों को समझ लेते हैं कि आखिर ये आपदा किन कारणों, किन विनाश की वजह से आती है। तो पहला कारण यहाँ पर आ जाता है कि पर्यावरण का क्षरण। मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इस कारण वहाँ की जल क्षेत्र को बहुत ज़्यादा पौधे और वनों का हटने से मिट्टी का बहना, वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या, मृदा अपरदन, ये सभी देखने को मिलती हैं। तो पर्यावरण के क्षरण को कैसे परिभाषित करेंगे कि जल विभाजन क्षेत्रों से पेड़ और पौधों और वनों को हटने से मिट्टी का क्षरण हुआ है। नदियों के ऊपरी और मध्य भाग में बाढ़ का क्षेत्र का विस्तार एवं भूजल की कमी हुई है। दूसरा है कि विकासात्मक प्रक्रिया। इसमें भूमि के दोहन के बुनियादी ढांचे के विकास, तेजी से शहरीकरण और तकनीकी विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इसका सिंपल उदाहरण हम समझते हैं कि विकास की प्रक्रिया जब तेज होती है तो वहाँ पर भूमि का बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है। इस प्रकार हम देखें कि विकास की यात्रा वहाँ पर कैसे तेज बढ़ती है। वहाँ पर सबसे पहले कि शहरीकरण होती है तकनीकी रूप से, और प्राकृतिक संसाधनों का वहाँ पर दबाव बढ़ता है। इस प्रकार हम कहा जा सकता है कि भूमि के दोहन से बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से तो होता है, शहरीकरण और तकनीकी विकास के कारण प्राकृतिक
संसाधनों पर भी दबाव बढ़ जाता है। राजनीतिक मुद्दे क्या हैं कि राजनीतिक यहाँ पर युद्ध, परमाणु ऊर्जा आकांक्षाएं, भूमि, समुद्र एवं आसमान पर विजय प्राप्त करने की इच्छा और महाशक्ति बनने के लिए देशों के बीच संघर्ष आदि घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। राजनीतिक मुद्दा में यही यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि ये मनुष्य ने अपनी राजनीति की अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए युद्ध का प्रयोग किया, युद्ध करने के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया। इस प्रकार वहाँ पर भूमि, समुद्र एवं आसमान पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस कारण वहाँ पर महाशक्ति हो जाता है। बनने के लिए देशों के बीच संघर्ष आदि घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मान लीजिए कि हिरोशिमा परमाणु विस्फोटक सीरियाई, यहाँ पर जैसे गृह युद्ध हुआ, महासागरों के बढ़ते सैन्यीकरण, बाहरी अंतरिक्ष जैसी आपदा घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती हैं। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण से कौन कौन सी हानि होती है? इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तापमान लगातार बढ़ रहे हैं। चरम मौसम की घटनाओं की आकृति भी बढ़ गई है। अब इनके उपायों के विषय में हम देखते हैं कि मजबूत चेतावनी जैसे मान लीजिए प्रणाली के साथ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित प्रक्रियाएं हेतु योजनाएं होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदाय जैसे मान लीजिए एनजीओ है, एनजीओ, CSO और मीडिया शामिल किया गया है इसमें उपाय के तौर पर। यहाँ पर निष्कर्ष क्या लगता है? निष्कर्ष में है कि आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह और मजबूत जलवायु परिवर्तन नीतियों निश्चित रूप से भारी मात्रा में नुकसान को रोकने में मदद कर सकती हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा जंपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल को। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।